प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे एक विचित्र सी बात पर जो है ना चर्चा करूंगा। किसी राजनीतिक दल का, देखिए, मैं, आपको सबको पता है, मैं भूतपूर्व सिपाही हूं आपकी बहादुर सेना का। और सैनिकों ने तंग आकर के, दुखी होकर के, देश के सिस्टम से परेशान होकर के ये निर्णय लिया था कि हम खुद राजनीति में जाएं, अपनी राजनीतिक दल का गठन करें और जैसे हम सरहदों के ऊपर देश की रक्षा करते रहे थे उसी तरीके से हम अब देश की पार्लियामेंट में जाकर के रक्षा करेंगे। क्योंकि यहाँ भी 75 साल से जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसको तोड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, उसको कमज़ोर किया जा रहा है। तो ये चीज़ कम से कम एक सैनिक से बर्दाश्त नहीं हो सकती है। बिकॉज सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने सीने में गोली खाने के लिए सरहद के ऊपर तैनात रहता है। तो ये अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये हम लोगों से नहीं देखा गया। इसके बाद हम लोगों ने विचार करके पार्टी का गठन किया था। लेकिन ये बात अलग है कि देश के ऊपर ज़्यादातर शासन कांग्रेस पार्टी का रहा है और उसके बाद बीजेपी का रहा है। क्योंकि बीजेपी के अभी करीब 8 साल हो गए हैं, इससे पहले भी 6 साल का है करीब, तो 14-15 साल का इनका भी है। मैं आपसे जो कहूँगा बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर जो सच्चाई है वो कहूँगा। अभी हाल में सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग, इन्होंने अपनी संसद में एक भाषण किया है और उसके अंदर मेन उनका मकसद यही था, भाई अपने संसदीय प्रणाली को, उस ढांचे को हम लोग मजबूत कैसे करें, हमें जनता की नज़रों में हम खड़े रहें, मजबूत रहें, ईमानदार भी रहें, उनके सारे काम करें, ऐसे मतलब जनता का विश्वास भी जीता जा सके, इस तरीके से हमें काम करना है। इसके ऊपर चर्चा हो रही थी और वहाँ उन्होंने इसी बीच में जिक्र कर दिया भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का। मतलब उन्होंने ये कहा था कि हम जो महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत किया है, ऐसे महापुरुषों से हमें सीखना चाहिए। ये कह के उन्होंने फिर पंडित जवाहरलाल का जिक्र किया कि वो बहुत मजबूत प्रधानमंत्री थे, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, इस किस्म की बातें कही हैं। उसके साथ साथ उन्होंने एक चीज़ और ऐड कर दी। वो ऐड ये कर दिया, हालांकि मतलब ये कहने के बाद में कि उनका बहुत ऊंचा चरित्र था, ये था, हालांकि आज हमें बड़ा दुख हो रहा है कि भारत की संसद में आधे के करीब आदमी बलात्कारी और भ्रष्टाचारी बैठे हैं। ये शब्द उन्होंने कह दिया और ये शब्द कहने के बाद हमारी सरकार को तो तकलीफ होनी थी और विदेश मंत्रालय से इसका तुरंत रिएक्शन किया गया। उनके एम्बेसडर को, यानी कि राजदूत को तलब किया गया, उनको बुलाया गया और उनसे इस ऐतराज़ का जो है ना दर्ज कराया गया कि ये हमारे बीच में इस किस्म की बातें नहीं आनी चाहिए थी, आपकी पार्लियामेंट में ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, मानते हैं अभी, क्योंकि यही कहेंगे हमारा आंतरिक मामला है, आंतरिक मामला है, हमारे अंदर ही रहना चाहिए। तो आंतरिक मामला है तो ये वहाँ तक बात गई कैसे, मैं ये पूछना चाहूँगा। अगर ये हमारे देश का, पहली बात तो आंतरिक मामला गलत नहीं होना चाहिए। गलत क्यों होता है आंतरिक मामला, गलत चीज़ों का क्यों है? आंतरिक होना ही नहीं चाहिए। वो तो भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है, हमारे संविधान में कोई जगह नहीं है। क्यों है आंतरिक मामला, ये भ्रष्टाचार क्यों है? उन्होंने ये जवाब क्यों नहीं दिया कि यस, आपके प्रधानमंत्री ने जो कहा है हम माफ़ी मांगते हैं और हम तुरंत एक्शन लेकर के या तो भ्रष्टाचारियों को बाहर करेंगे या सुधार करेंगे। कोई ना कोई ऐसा जवाब होना चाहिए था। इन्होंने तुरंत ऐतराज दर्ज कराया कि नहीं, ये बातें उनको नहीं कहनी चाहिए थी। ये विदेश मंत्रालय ने क्यों नहीं सोचा कि ये बात ऐसी हमारे यहाँ ना होती तो वहाँ जाती नहीं? तो ये क्यों है? हमारे इस प्रजातंत्र में भ्रष्टाचार की जगह क्यों है, बलात्कारियों की जगह क्यों है संसद में, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में? लोकतंत्र का मंदिर जहाँ सारे देश के कानून बनते हैं, वहाँ भ्रष्टाचारी बैठेंगे तो कानून कैसे बनेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है हमारे प्रजातंत्र के ऊपर। और मैं प्रधानमंत्री महोदय से सीधे सीधे सवाल करना चाहूँगा, विदेश मंत्रालय की बजाय क्यों इसका ऐतराज किया आपने? क्या ऐसा नहीं है? क्या उनके प्रधानमंत्री ने गलत कहा है? गलत कहा है तो आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, मगर उन्होंने गलत नहीं कहा है। हमारी संसद में है, मैं भी कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं, बलात्कारी भी बैठे, भ्रष्टाचारी भी बैठे वहाँ, जिनके ऊपर कई कई केस है, वो वहाँ पर चुन के आए हुए हैं। और कैसे चुन के आए ये भगवान जानता है। कहीं ईवीएम से आगे या वो रिश्वतखोरी करके आगे, जैसे भी आगे, लेकिन भ्रष्टाचारी और बलात्कारियों को टिकट किसने दिया? पार्टियों ने दिया है। क्यों दिया टिकट उनको? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यानी ऐतराज कराने के लिए तो आपने तुरंत जो है एक्शन ले लिया है, लेकिन आपने ये क्यों नहीं सोचा कि वहां तक बात गई तो क्यों गई? वो इसलिए गई है क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है। अगर हमारे यहाँ सब ठीक होता तो वो लोग तारीफ करते। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पंडित जवाहरलाल बहुत अच्छे थे या खराब थे, मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन
कुछ भी है, उनको अच्छा लगा है, उनका नाम लिया है। लेकिन आज का जो सिनारियो है, जो आज का नज़ारा है, वो भी तो पूरी दुनिया को मालूम है। हमारी संसद में कैसे लोग बैठे हैं, मतलब अच्छे भी हैं वहाँ, लेकिन गलत भी हैं। क्या पूरी दुनिया में इसका पता नहीं है? अगर दुनिया में सबको पता है तो ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है क्या? क्यों है वो लोग? तो हमारे लिए सबसे बड़ी शर्म की बात तो खुद प्रधानमंत्री की है, जो सरकार के मुखिया हैं, और उनके नीचे जो 543 सांसद हैं, उनके अंदर भ्रष्टाचारी और बलात्कारी हैं। तो वो किस चीज़ के नेता हैं? वो किस चीज़ का प्रधानमंत्री का पद निभा रहे हैं? क्यों है ऐसे लोग वहाँ? ये शर्म की बात है। इनसे ऐतराज करने की बजाय सबक सीखना चाहिए। ऐसे बयानों से हमें सबक लेना चाहिए कि हमसे कितनी भारी गलती हुई है, हमारे सिस्टम में कमियां हैं, गलत लोग चुन कर गए हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए कि विदेशों में हमारी बदनामी हो। तो मैं प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, एक्शन उनके खिलाफ नहीं लीजिए, एक्शन अपने आप के खिलाफ लीजिए। उन पार्टियों ने जिसने टिकट दिया उनके खिलाफ लीजिए। क्यों दिए टिकट गलत लोगों को? क्यों चुन के भेजा उनको? क्या वो डिजर्व करते हैं? बलात्कारी और भ्रष्टाचारी वहां बैठेंगे तो कानून कैसे बनेंगे? अच्छे सही कानून कैसे, जनता के हित में काम कैसे होंगे? शर्म की बात है ये, बहुत शर्म की बात है। अपने अंदर झांकने की जरूरत है प्रधानमंत्री महोदय, या 543 सांसदों को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। आप देखिए, आप उदाहरण के तौर पर बैठे हैं वहां, देश के यानी 140 करोड़ लोगों में से 543 प्रतिनिधि, उनका उदाहरण चरित्र कैसा होना चाहिए? अव्वल दर्जे का होना चाहिए, नंबर 1 चरित्र होना चाहिए उनका, पूरे देश में सबसे नंबर 1। लेकिन बहुत से सांसदों का सबसे गिरा हुआ चरित्र है, वहां पर सबसे नीचे दर्जे का है। तो वो अपने आप को माननीय कहलाते हैं। माननीय शब्द के पीछे कैसा शब्द आना चाहिए, क्या ये भी हमें बताना पड़ेगा? क्या एक भ्रष्टाचारी और बलात्कारी माननीय हो सकता है? अगर वो माननीय है तो गलत कौन हो गया? फिर तो वो तो माननीय है, तो फिर तो देश का हो गया बेड़ा कर। मेहरबानी करके अपने अंदर झांकिए, सिस्टम को देखिए, और ये क्यों गलत काम हो रहे हैं, क्यों गलत लोग वहां पर जा रहे हैं, कौन देखेगा इसको? सरकार देखेगी, या फिर जनता को खड़े होना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा? वही एक रास्ता है, जनसंसद को आना पड़ेगा। लेकिन मेहरबानी करके अगर कोई विदेश में हमारी तरफ उंगली उठाता है तो हमें शर्म आनी चाहिए, हमारी आंखें झुक जानी चाहिए, और हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है, ना कि उनके बयान के खिलाफ टिप्पणी करने की। हमने गलत किया है या हम गलत हैं तभी तो उन्होंने उंगली उठाई है। अगर हम गलत ना होते तो हमारी तरफ किसी की औकात नहीं है जो उंगली उठा देगा। भारत की तरफ कोई उंगली क्यों उठा देगा? कैसे उठा देगा? भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़े 140 करोड़ लोगों का अनुशासित देश है। अफसोस कि हमें कोई रिलायबल यानी जवाबदेह सरकार दुर्भाग्य से 75 साल में नहीं मिली, जो इस देश को अपना माने, देशवासियों को अपना माने और इस देश को आगे ले जाने की, तरक्की करने की सोचे। ऐसी कोई भी सरकार दुर्भाग्य से नहीं मिल पाई। लेकिन गलत को गलत कह दिया तो दुख होगा, इनको तकलीफ हो गई है। भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कह दिया तो क्या बुरा किया? बलात्कारी को बलात्कारी कह दिया तो क्या बुरा किया? हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम ऐसे क्यों हैं जो किसी को बोलना पड़े, विदेशों में जाकर के बोलना पड़े। शर्म की बात है। उम्मीद लगाता हूं कि हमारे 543, मैं माननीय लगा देता हूं उनके आगे, हमारे 543 माननीय सांसद अपने अंदर झांकेंगे, अपने अंदर झांकेंगे और ये शर्म महसूस करेंगे कि हम लोग ऐसे क्यों हैं। नहीं होना चाहिए। देश का जो सांसद है वो सबसे ऊंचे दर्जे का, सबसे ऊंचे चरित्र का होना चाहिए, क्योंकि उनको उदाहरण पेश करना है, युवाओं को एक शिक्षा देनी है, युवाओं को आगे एक ऐसा एग्जाम्पलरी उनको उदाहरण देना है ना कि उनकी नकल करके युवा आगे बढ़े। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। बहुत अफसोस की बात है, बहुत शर्म की बात है, दुख की बात है। उम्मीद लगाता हूं कि अपने अंदर झांकेंगे, प्रधानमंत्री महोदय भी झांकेंगे। क्या वो जिस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, बेसिक ऑपोजिशन है, लेकिन फिर भी सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री हैं, बाकी सांसदों की भी कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेवारी बनती है। तो ये शायद अपने आप उसमें झांकेंगे और देश की बदनामी होने से बचाएंगे। ये देश की, वहां की संसद में भाषण हुआ तो देश की कितनी बदनामी हुई है, लेकिन वो बदनामी के खिलाफ इन्होंने आवाज उठा दी। जिस वजह से उन्होंने बदनामी की है उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। शर्म की बात है ये, बहुत दुख की बात है। उम्मीद लगाऊंगा कि कुछ इस बयान के बाद कुछ इसके ऊपर फैसला करेंगे, सरकार करेगी, प्रधानमंत्री महोदय करेंगे और सभी सांसद भी अपने अंदर झांकेंगे। क्या वो डिजर्व करते हैं देश का प्रतिनिधित्व करने का, या देश के मुखिया यानी कानून बनाने वाले बनने का? क्या वो डिजर्व करते हैं इसको? शर्म की बात है ये, बहुत दुख की बात है। हमें विदेशों में ये बात जाए उससे पहले हमारा सर झुक जाना चाहिए, हमारी नजरें झुक जानी चाहिए कि हम ऐसे क्यों हैं।
हम ऐसे हुए तभी तो हमारे लिए ऐसा बोला गया। हम ऐसे ना होते तो किसी की क्या हिम्मत थी, किसी की क्या औकात थी कि जो भारत की संसद की तरफ उंगली उठा सके। शर्म आनी चाहिए। पूरे देश का सर झुक रहा है इससे, पूरा देश नीचा देख रहा है इस बात से। उम्मीद लगाऊंगा कि शायद कुछ सुधार होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।